विभाजन को लेकर हाल ही में काफी बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश का बंटवारा कर दिया, जिससे कि लाखों लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों अपने ही घर में शरणार्थी बन गए। वे बीकानेर के नाल में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी में बोल रहे थे। एनसीईआरटी अपने सिलेबस को लेकर एक बार फिर चर्चा में है और अब एनसीईआरटी की तरफ से देश के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया गया है, जिसमें जिन्ना, माउंटबेटन के साथ साथ कांग्रेस को भी विभाजन का जिम्मेदार बताया गया। इस किताब का टाइटल विभाजन के दोषी दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। इस किताब को लेकर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है और इसी दिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर देखने को मिला। इस बीच इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की घोषणा की गई है। बताया यह गया है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के इतिहास को अब बच्चे इस एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल से समझेंगे। नए मॉड्यूल में बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन को ठहराया गया है। कहा यह भी जाता है कि अगर जिन्ना ने प्रपोजल दिया और महात्मा गांधी न माने होते तो शायद भारत का इस तरीके से बंटवारा ही ना होता, पाकिस्तान का अस्तित्व भी ना होता। तो कहीं ना कहीं तभी इस जबान में महात्मा गांधी को भी इस बात को लेकर जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। अब ये जान लीजिए कि इस एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में है क्या। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण यानी कि एनसीईआरटी ने 14 अगस्त यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में बताया गया है कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए 3 लोग या 3 पक्ष जिम्मेदार थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बंटवारे की मांग की थी, कांग्रेस इस बंटवारे की मांग को स्वीकार कर लिया था, लॉर्ड माउंटबेटन इस बंटवारे को मंजूर किया। एनसीईआरटी की 2 मॉड्यूल जानकारी के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा जारी मॉड्यूल को विभाजन के अपराधी के शीर्षक के नाम से जारी किया गया है। इस नए मॉड्यूल को कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मॉड्यूल किसी भी कक्षा में कोई पाठ के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि इसको पूरक शैक्षिक सामग्री के तौर पर पेश किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के तौर पर इसको रखा जाएगा और इसके माध्यम से पोस्टर, वाद विवाद, प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना है। भारत के विभाजन का इतिहास अब तक की सबसे अनसुलझी कहानियों में से एक है, जो अभी तक चलती चली आ रही है। क्या आपको पता है कि यह फैसला शिमला के वाइस रीगल लॉज में हुआ था, कलकत्ता के किसी गली या नुक्कड़ पर हुआ था, बॉम्बे के संवाददाता सम्मेलन में, या फिर सिगार के धुएं से भरे व्हाइट हॉल पार्लर में? किसी को नहीं पता। इस फैसले को लेने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था? ब्रीफकेस हाथ में लिए बेदाग पोशाक पहनकर चलने वाला कोई वकील था, या धोती पहनने वाला कोई सनकी आध्यात्मिक नेता था? अपनी कलम हाथ में लिए कोई उतावला नेता, या फिर नक्शे और कंपास के साथ साथ अक्सर दिखने वाले खुद अंग्रेज वायसराय थे? सवाल बहुत सारे हैं और ये शक जो है वो कईयों पर है। देश के विभाजन से असल में सबसे ज्यादा किसे परेशानी हुई है? यहाँ रहने वाले मुसलमान, सिख, किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को, या फिर यहाँ के हिंदू बहुसंख्यकों को परेशानी हुई? चाहे जो भी हो या कोई भी हो, किसी न किसी को तो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए। भारतीय इस सोच के साथ पले बढ़े हैं कि देश के बंटवारे के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार था, मोहम्मद अली जिन्ना, एक दुष्ट घुसपैठिया, या ये कहें कि एक जोकर था, जिससे कि भारत के इतिहास को उसकी नियति अखंडता से अगवा कर लिया था। जिन्ना का विरूप चित्र बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही विडंबनापूर्ण है, और इसलिए कि इस शख्स के बारे में सबसे अहम बात उसकी नीयत है और जो बातें हैं, जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं के बारे में जो अबूझपन कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए, ये जिन्ना के लिए लोग कहते हैं। उनके सरपरस्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लुइस माउंटबेटन सभी बेबाक लेखकों और अनथक स्वीकारोक्ति करने वाले नेता हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अगर महात्मा गांधी तैयार नहीं होते, मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर बंटवारे का प्रस्ताव रखा, इतनी जल्दी अगर महात्मा गांधी मान ना जाते, इसका विरोध ना करते, तो शायद बंटवारा नहीं होता। और महात्मा गांधी इसलिए मान गए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री जो बनाना था, इस लालच में माना गया। लेकिन जिन्ना अपने निशान जो है वो छिपाए रहे, उन्होंने कोई डायरी नहीं लिखी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लुइस माउंटबेटन ये एक इस तरह के लेखक थे जो अपनी जीवनी या कुछ हो रहा है उसको वो एक जर्नल के जरिए लिखते थे। लेकिन जिन्ना ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। जिन्ना हमेशा से बहुत सीक्रेटिव रहे। उन्होंने कोई डायरी, किसी भी तरह का पत्र या किसी तरह का कोई जर्नल नहीं लिखा। खुलासा करने वाले कुछ ही पत्र लिखे हैं उन्होंने। असल में जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार ने जिन्ना की भूमिका की इस तरह से व्याख्या की थी कि उससे भारत और पाकिस्तान दोनों के मूल राष्ट्रीय मिथकों की हवा निकल गई। तकरीबन 25 साल पहले कैम्ब्रिज के एक हिस्टोरियन है अनिल सील।
अनिल सील की छात्रा और पाकिस्तान की विद्वान आयशा जलाल ने इस बात को लेकर दावा किया है कि जिन्ना का उद्देश्य प्रांतीय सरकारों, जिन पर मुसलमान अपना ज्यादा नियंत्रण पाने की उम्मीद कर सकते थे, के लिए ज्यादा स्वायत्ता हासिल करते हुए भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। यानी कि उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। और जिन्ना मजबूत केंद्रीकृत राष्ट्र बनाने की कांग्रेस नेताओं की महत्वाकांक्षा से डरे हुए थे, लेकिन कांग्रेसी इस बात को भांप नहीं पाए, इस बात को नहीं समझ पाए, जो उनके मुताबिक हिंदू बहुसंख्यकों के हितों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोगों के हाथों में जा सकता था। और अंत में क्या हुआ? भारतीय मुसलमानों को अधिकारों से वंचित कर सकता था। अंत में यह हुआ कि जिन्ना अपनी चाल चल गए। कांग्रेस के नेताओं और अंग्रेजों के साथ अपने राजनीतिक जोड़तोड़ में जिन्ना ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग महज झांसे के तौर पर उठाई थी। ये महज एक तरीके से घुड़की कह लीजिए, बंदर घुड़की थी, ताकि ज्यादा विकेंद्रीकृत व्यवस्था हासिल की जा सके, जैसा कि वो चाहते भी थे। लेकिन वे मायूस हो गए जब उनकी ये घुड़की काम नहीं आई। इस व्याख्या के मुताबिक पाकिस्तान के गठन को मजबूत मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं, बल्कि उस कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से मिला, जो मजबूती मिली, जो राज्य पर नियंत्रण हथियाने को लेकर खुले तौर पर बहुत ही इंपेशेंट हुए जा रहे थे, बहुत ही अधीर हुए जा रहे थे। उनके अपने आंदोलन को अंदर अंदर के सांप्रदायिक हिंदुओं का समर्थन मिला। इस दबाव का एक निर्णायक जो सोर्स है, जैसा कि इतिहासकार जोया चटर्जी भरोसे के साथ तर्क देती हैं कि बंगाल का भद्रलोक था, जो प्रांत के पूर्व में स्थित गरीब और मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ था, बहुत स्टेबल था, बहुत अडिग था। हालांकि जिन्ना और कांग्रेस के नेताओं जैसे कि नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी की भूमिकाओं के बारे में ये विद्वतापूर्ण व्याख्याएं भारतीय व्यापक राजनीतिक धारणा को भेदने में असफल रही हैं। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी इस तरह के उनके क्रियाकलाप, व्याख्याओं को लेकर अपने जो नायक रहे हैं या फिर खलनायक रहे हैं, और नायकों और खलनायकों के स्थापित देवालय भी भाते हैं। और ये सिर्फ बीजेपी की सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी या फिर आरएसएस के राम माधव ही नहीं है जो अपने संभ्रम में व्यवधान डालने के अनिच्छुक हैं, बल्कि कांग्रेस भी अपने उपदेशात्मक मिथक से उत्साह से चिपके रहने को प्राथमिकता देती है। ये इस वजह से हमें जिन्ना के संबंध में जसवंत सिंह के अध्ययन का स्वागत करना चाहिए। किसी राजनीतिक प्रतिष्ठान के सदस्य की ओर से हमारी जो बुनियादी धारणाएं हैं उनके बारे में साहसी और असहज सवाल पूछने की ये पहली कोशिश है, और ये हमें आमंत्रित करती है कि हम बंटवारे के जो मिथक हैं, बंटवारे को लेकर जो डिल्यूजन्स हैं, उनके बारे में फिर से सोचें। न सिर्फ लोगों के क्रियाकलापों के बारे में कि लोगों ने क्या किया था उस वक्त, कौन जिम्मेदार था, बल्कि इस बारे में भी कि हिंदू, मुसलमान, सिखों की रूढ़ भ्रांतता गाथा से परे बंटवारे का असल मतलब क्या रहा। जिन्ना पटेल का राजनीतिक तौर पर परिपक्व और ऐतिहासिक तौर पर ठीक मूल्यांकन कर पाना समय से परे की बात हो गई है। खासकर इन दिग्गज राजनीतिक व्यक्तित्वों को जिस मुख्य ऐतिहासिक चुनौती का सामना करना पड़ा और जिसे वे अंशतः ही संभाल पाए और जिसका आधा अधूरा ही समाधान कर पाए। इन सबके मानवीय मतभेदों को कैसे साधा जाए और सामाजिक विविधता को अब कैसे पनपाया जाए, इसका आकलन करना भी समय के परे की ही बात लगती है। और ये सवाल हमारे सामने आज भी मुबाए खड़ा है। पुरानी कहानियों को अगर हम छोड़ दें, पुरानी कहानियों को दरकिनार करने के लिए हमें पहले भारतीय असाधारणवाद की मान्यता से बाहर निकलना होगा कि किसी न किसी तरीके से हमारा इतिहास विशेष रूप से परिभाषित हुआ है। कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमानों के रिश्ते के चरित्र से परिभाषित किया गया है। इसमें भी दो बातें हैं, जिन्ना को भारतीय इतिहास में फिर से स्थापित करना और विश्व इतिहास के ढांचे में भारतीय इतिहास को फिर से स्थापित करना। भारत के विभाजन को दुनिया के संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। ये दौर आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे उथल पुथल भरा, अनिश्चित और बेचैन कर देने वाला दौर था।